पीटी हुआ, मेंस भी हुआ, फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई किया, बट मेरिट में मैं 0.2 से बाहर हो गया। जिनको हो गया है वो ओवर ब्रिलियंट है और मैं बाहर हो गया हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे मेरिट से बाहर हो गए हैं और जो बच्चे मेरिट से अंदर चले आए हैं उनमें कुछ खास अंतर नहीं है, वो दोनों समान दौड़ के रेस के घोड़े। एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ आपका कॉन्सेप्ट ही जाता है और आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा OMR सीट पर आप उतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ रमेश राजहंस सर हैं, जिन्होंने हाल ही में जो बिहार SI का रिजल्ट आया तो सर ने उसमें सिलेक्शन लिया है। 2213 दरोगा की जो बहाली आई थी तो सर ने उसमें सिलेक्शन लिया है। तो चलिए आज सर की जर्नी जानते हैं, स्ट्रैटेजी जानते हैं और अपने स्टडी के दौरान क्या क्या बुक इन्होंने फॉलो करे, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इस रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका सिलेक्शन हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप थोड़ा सा पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं स्नातक किया 2017 ईस्वी में। 2017 के दिसंबर में मेरा रिजल्ट आ गया था और उस समय 1717 बहाली आई हुई थी जो चर्चा में थी दरोगा की। अच्छा। तो वहाँ से हम लोगों को जस्ट ग्रेजुएशन हुआ था हम लोगों का, तो हम लोगों ने दरोगा की एक लहर था उस समय जो दरोगा बहाली आई है, अंदर से जिज्ञासा हुई जो आखिर दरोगा हमें भी बनना है। तो सबसे पहले हमने उनके सिलेबस को जाना, उनका सिलेबस क्या है। तो उनके सिलेबस को मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा जो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो मैंने उनके सिलेबस के अनुरूप अपनी तैयारियाँ शुरू की और उसके बाद 2446 बहाली आई। 2446 बहाली में मैंने दी, पीटी हुआ, मेंस भी हुआ, फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई किया, बट मेरिट में मैं 0.2 से बाहर हो गया। अच्छा। जस्ट 17 जून 2021 को उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया था 2446 का, जिसमें कि मुझे 0.2 से मैं बाहर हो गया था। तो एक बार तो लगा जो अब हम लोग से शायद नहीं हो पाएगा, इसके लिए कोई इससे अधिक पढ़ने की ज़रूरत होती है जो हम लोग से नहीं हो पाएगा अब। लेकिन फिर 15 दिन 16 दिन गुजरने के बाद थोड़ा उससे बाहर आया और भी हमारे सारे मित्र थे जिनका नहीं हुआ था उसमें, लेकिन 2 मित्र ऐसे थे जिनका 2446 में हो गया था। अच्छा। उनका काफ़ी मोटिवेशन रहा जो भाई कोई बात नहीं, आगे फिर बहाली। और 2213 का तब तक में फॉर्म भरा जा चुका था, एग्ज़ाम नहीं हुई थी कोविड के कारण। तो फिर हम लोगों ने फिर से प्लान बनाया, 5 मित्र थे हम लोग जो कि बाहर हो गए थे 2446 में। फिर 5 आदमी अपना ग्रुपिंग करके तैयारियाँ शुरू की और फिर देखिए परिणाम आपके सामने है, 2213 में हमारा रिजल्ट हो गया। ओके सर, जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर कि 2 बार से नहीं हो पा रहा था, मेरिट में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सर थोड़ा सा जो है दरोगा का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप बताइए, किस तरह से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। फिर जर्नी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही। देखिए दरोगा की जहाँ तक पैटर्न की बात है तो इनमें मुख्यतया 3 परीक्षाएं होती है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स, उसके बाद उसका मेंस और उसके बाद उसका पीटी यानी कि आपका फिजिकल। तो प्रारंभिक परीक्षा होती है जो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इनके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेंस होता है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, पहले हिंदी उसके बाद GS। हिंदी उसमें क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें आपको न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करने होते हैं। अच्छा। जब आप मेंस में हिंदी पेपर में 30 अंक प्राप्त करते हैं तो ही आपका GS पेपर का कॉपी जांचा जाएगा। अगर आप हिंदी क्वालिफाइंग हैं उसके बाद आपके मेंस पेपर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। अच्छा अच्छा। पीटी में भी वो निगेटिव मार्किंग है 0.2 मार्क्स और मेंस में भी 0.2 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होते हैं और ओवरऑल सिर्फ GS पेपर के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। मेंस क्वालिफाइंग करने के बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल भी क्वालिफाइंग है, फिजिकल में भी कोई मार्क नहीं मिलता। उनमें जो इवेंट है, दौड़ है, गोला है, हाई जंप है और लॉन्ग जंप है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। इनको आप क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद आपके मेंस में आए हुए नंबर पर आपका मेरिट बनता है। ओके ओके। अच्छा सर, इससे पहले आपने बताया कि इस तरह से हमने 2446 में भी बाहर हो गए थे, कुछ अंकों के लिए नहीं हो पाया था। सर कहाँ कमियाँ रह गई थी कि आप मेरिट में नहीं जा पाए थे? देखिए 2446 में नहीं हो पाने का कारण था मेरा निगेटिव। अच्छा। उसमें 15 से 16 क्वेश्चन हमारे निगेटिव चले गए थे और अमूमन यही होता भी है जो मेंस के एग्ज़ाम देते वक्त आपके एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में आप 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे गलती कराते हैं जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद आपको खुद पर यकीन नहीं होते रहता कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया।
और उसी क्वेश्चन को मैंने ये सोचने की कोशिश की, आखिर जो 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे वो गलत हो गया, तो आखिर उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए है जो अधिक से अधिक ऑथेंटिक सेट को बनाया जाए, सेट प्रैक्टिस की जाए एग्ज़ाम और व्यू के रूप में। जिस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में कोई एग्ज़ाम देते हैं, सेट प्रैक्टिस भी बिल्कुल एग्ज़ाम के माहौल में दिया जाए। एग्ज़ाम के माहौल बना के हमने सेट प्रैक्टिस देना आरंभ किया, जिसका फ़ायदा हमें ये मिला जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे, वो जो अधिक मात्रा में हो रहे थे, वो अब की बार 2213 में हमारे जाने हुए क्वेश्चन कम गलत हुए। परिणाम स्वरूप मेरिट में मेरा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरिट में लाने का मुख्य कारण एक यही था, जो अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस किए और एग्ज़ाम के माहौल में हमने सेट प्रैक्टिस किया। बस। क्या खास स्ट्रैटेजी रही इस दौरान आपकी? कौन कौन से बुक को आपने फॉलो किया? देखिए, खास स्ट्रेटजी की जहाँ तक बात है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, अभी मैं दरोगा के लेके बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए खास स्ट्रेटजी मूलतः यही है, जब आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, सर्वप्रथम आप उसका सिलेबस को पता कीजिए, आखिर उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस को जानने के बाद आपको ये पता कीजिए उस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, उस विषय का आप कॉन्सेप्ट के बेस पर तैयारी शुरू कर दीजिए। चूँकि एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ आपका कॉन्सेप्ट ही जाता है, और आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा OMR शीट पर आप उतना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब सभी विद्यार्थी देते हैं, सभी छात्र अमूमन उनको सॉल्व करते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सभी के लिए लगता है जो इसको मैंने कहीं नहीं देखा है, ये एकाएक एग्जाम हॉल में आया है, वो सभी के लिए होता है। लेकिन बाद बचे 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका मेरिट तय करता है, आपका रिजल्ट तय करता है। उस 30-40% क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट आपका साथ देता है। जहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप उसको बेहतरीन ढंग से उस चीज़ को वहाँ पे कर पाएंगे और आपका रिजल्ट होना तय है। अच्छा, एक चीज़ और है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि कौन से बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, क्योंकि जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कौन सा बुक उठाएं, पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे कि हमारा पूरा शुरू से लेकर अंत तक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि एग्जाम हॉल में फिर किसी तरह की दिक्कत ना, दुविधा ना हो कि हम कौन सा ऑप्शन करें। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फंस जाती है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 2 ऑप्शन सेम टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा बुक है जिसे पढ़ने से ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरफ फ्रेश हो जाए? वही जो आपने कहा ना, जो 2 क्वेश्चन में आप फंसते हैं, ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, उसी जगह पर आपका कॉन्सेप्ट काम करता है। जहाँ तक की बात है, एग्जाम हॉल में आप 2 ऑप्शन छांट ही देंगे, जो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये उस कालखंड की बातें नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो लगेगा आपको ये होगा या ये होगा, वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट काम आता है। अब रही बात कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक बुक का सहारा ले सकते हैं, और एक आप अगर किसी टीचर के पास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। अब ये निर्भर आप पर करता है। जब बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो खुद बुक पढ़ करके भी अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आपने कैसे तैयारी की? हमने सबसे पहले शिक्षक के सहारा लिया, एक शिक्षक के पास हमने पढ़ा, वहाँ से जो इसका बेस होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और GS पोर्शन होता है, इसका मैंने कॉन्सेप्ट बेस पर एक शिक्षक के पास अध्ययन किया। वहाँ पर अध्ययन करने के बाद फिर जो सभी छात्र लगभग करते हैं, लुसेंट, क्राउन और घटना चक्र, मूलतः यही 3 चीज़ें होती है जिनका छात्र सहारा लेते हैं। अच्छा, 3 चीज़ आपने बोला, लुसेंट, क्राउन और घटना चक्र। न्यू एस्पिरेंट जो वो यहाँ फंस जाते हैं कि पहले लुसेंट पढ़े, क्राउन पढ़े या घटना चक्र पढ़े, आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, ये बातें आपने बिल्कुल सही कही। न्यू एस्पिरेंट बिल्कुल यहीं फंसते हैं। कंपटीशन हमने तैयार शुरू की, बाजार से लुसेंट खरीद के लाए, क्राउन खरीद के लाए, घटना चक्र खरीद के लाए, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से भूलते आ रहे हैं। सभी के साथ ही केस होता है नए के लिए। लुसेंट और क्राउन या घटना चक्र हमारे, जहाँ तक मैं अपना अनुभव मान रहा हूँ, हो सकता है ये किसी के अनुभव से अलग बातें हो, इसीलिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। लुसेंट, क्राउन और घटना चक्र आप सीधा अगर न्यू एस्पिरेंट को दे दिया जाए, आप इसके आधार पर पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एग्ज़ाम फेस कर जाओगे। तो हमें, जहाँ तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, हमें लगता है जी ये सही दिशा नहीं है। अच्छा, लुसेंट, घटना चक्र और क्राउन उन्हीं के लिए सहायक, यानी सर्वश्रेष्ठ सहायक हो सकती है जिनका पहले कंसेप्ट क्लियर है। ये आप ये तीनों बुक को आप एज ए रिवीजन, एज अपना कॉन्सेप्ट में ग्रोथ करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को यानी बिल्टअप करने के लिए, ये चीज़ आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है, तो आप या तो किसी शिक्षक के पास पढ़ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट को, या किसी ऑथेंटिक बुक से जिसमें डिटेल्स जानकारियाँ हो, वहाँ से एक बार आप अपना कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। उसके बाद आप घटना चक्र, लुसेंट और क्राउन सेल्फ स्टडी के तौर पर उसका इस्तेमाल कीजिए, और
एक ऑथेंटिक सेट बाज़ार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन वैसा सेट को आप चूज कीजिए जो कि उस एग्ज़ाम के सिलेबस पर आधारित हो। आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर देखिए, उस प्रीवियस ईयर के आधार पर वो सेट बनाया गया हो, आप वैसे सेट का चयन कीजिए और सेट प्रैक्टिस एग्ज़ाम के माहौल में देने का कोशिश कीजिए। ओके, तो आपने कौन सा सेट चुना था? बहुत सारी सेट है बाज़ार में, टेक्स्ट बुक की आती है और एजुटेरिया की आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आपने कौन सा चुना था? मैं एडुसंधान फॉलो करता था। एडुसंधान का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है, वो आपको ऑनलाइन OMR लिंक उपलब्ध कराएगा, वो आपको ऑनलाइन PDF के लिए उसमें सेट दे देगा, उसको आप सॉल्व कीजिए। उसको OMR लिंक पर आप अपना उसका सबमिट कर दीजिए, रात के 9 से 10 बजे आपको और बिहार रैंक दे देगा और आपको उसका सॉल्यूशन पेज दे देगा। हम उसी को फॉलो करते थे। ओके, अच्छा, जो इस बार जो 2213 में जितने भी कैंडिडेट थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत पढ़ाकू थे, लेकिन इसके बावजूद वो फिजिकल में किसी वजह से छट गए और अगली बार वो अधिक प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम के लिए आएंगे जब अगली वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए क्या सलाह है आपकी कि किस तरह से वो पढ़ाई करें? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही साथी होंगे कोई जो बहुत सारे मेरिट में नहीं जा पाए, तो उसके लिए क्या ऐसा रामबाण है आपका, अचूक दवाई जिसे कह सकते हो, कि वो अगली बार मेरिट में जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को, जो भाई अभी 2213 में या बहन 2213 में छटे हैं, वो अपने आप को ये कभी ना माने जो मैं दौड़ से बाहर हूँ। जिनको हो गया है वो ओवर ब्रिलियंट है और मैं बाहर हो गया हूँ तो मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे मेरिट से बाहर हो गए हैं और जो बच्चे मेरिट से अंदर चले आए हैं, उनमें कुछ खास अंतर नहीं है। वो दोनों समान दौड़ के रेस के घोड़े हैं। मेरिट में आना और मेरिट से बाहर जाना सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का खेल है। तैयारी उनका भी बराबर उतना ही है जितना तैयारी मेरिट में आ गया उनका है। अब उस दिन एग्जाम हॉल के प्रेशर में 1-2 क्वेश्चन उनका गलत हो गया, इनका सही हो गया, या कुछ कॉन्सेप्ट बेस पर 1 या 2 क्वेश्चन ही गेम चेंजर बनता है। मेरिट नॉन मेरिट का बात मैं बोल रहा हूँ। तो मेरिट और नॉन मेरिट वाले छात्र ऐसे नहीं हैं जो वो नॉन मेरिट वाले कमज़ोर हैं और मेरा हो गया तो मैं ओवर ब्रिलियंट हूँ और बाकी जो छट गए हैं उससे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे भी नॉलेजेबल हैं जो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं लेकिन नहीं हो पाया उनका, ऐसे भी छात्र हैं। तो बस उनका बस ये मान के चलना है, जब एक बैड लक, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, आप उसको फिर से पुनः दोहरा लीजिए और आप अपनी गलती को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो आपने अभी तक तय कर लिया होगा कि मैंने गलतियाँ कहाँ की, वो किसी को सलाह आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ये चीज़ तय कर लिए होंगे कि मैंने गलतियाँ कहाँ की। उस गलती को आप पहचान लीजिए, उस गलती को फिर से हम नहीं दोहराएं, ये चीज़ कर लीजिए। और हाँ, जो वे पर आप 2213 तक आए थे वही असली वे है एग्ज़ाम को फतह करने का। इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेट प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है और अपने रास्ते को समान रखिए, एग्ज़ाम का फतह होके रहेगा, ये गारंटी है। अच्छा, ओके, आपने पुराने स्टूडेंट के लिए तो बता दिया कि क्या करना है, कि उसे बार बार रिवीजन करनी है उसी चीज़ की जो चीज़ उसने पढ़ा है। लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट है, जो जिसने इस बार ग्रेजुएशन जस्ट क्लियर किया है, उसके लिए अभी बहुत सारे कम सोर्सेस है, उसे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा बुक पढ़े, कहाँ पढ़े, नहीं पढ़े। आपकी क्या सलाह है? सबसे पहले हम सिर्फ एक चीज़ पूछना आपसे ये चाह रहे हैं, आप उस एक बुक का नाम बता दीजिए जो वो सबसे पहले पढ़ लें और उसके बाद वो कुछ सोचना प्रारंभ करें। देखिए, जहाँ तक नया एस्पिरेंट की बात है, उनके लिए और जो छट रहे हैं मेरिट में, वो दोनों में बहुत अंतर है। जो मेरिट में छट रहे हैं उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, वो अपना रेस में आ चुके हैं। लेकिन जो नए एस्पिरेंट है, रेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने पहले ही बोला कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब रही बात कॉन्सेप्ट बनाने की, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। उस स्रोत में आप इस स्रोत को, आप भीड़ की तरफ मत बढ़िए। जहाँ भीड़ है मैं भी वहीं जाकर सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपका माइंडसेट अलग है, आपको चीज़ें कुछ अलग तरीके से समझ में आ सकती है। आप देखिए जो चीज़ें आपको कहाँ से अच्छी तरीके से समझ में आती है, आप वहाँ टिकिए, समय दीजिए, समय लगेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति अगर प्राप्त कर ले, मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूँ। और आप कॉन्सेप्ट को बनाने में समय इन्वेस्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट को एक बार बना लीजिए। उसके लिए आप किसी शिक्षक की सहारा लीजिए या किसी बुक की सहारा लीजिए। बहुत सारे बुक बाजार में अवेलेबल हैं, बहुत सारे शिक्षक अवेलेबल हैं। उसका आप जिसका आपको समझ में आए कंटेंट, उसको पकड़िए और जो विषय सिलेबस में शामिल है उस सभी विषय का कंसेप्ट लेकिन आप क्लियर कर लीजिए। आपके पास समय है।
है अभी। ओके। अच्छा, तो ये तो थी न्यू एस्पिरेंट के लिए सलाह, लेकिन अभी आप दारोगा बन चुके हैं, अब फ्यूचर प्लान क्या है आपका कि आगे बीपीएससी यूपीएससी के लिए पढ़ाई करनी है या फिर? देखिए, पढ़ाई तो जारी रखेंगे यथासंभव, ये तो तय है। अभी मैं फ़िलहाल इसमें जा रहा हूँ और लेकिन पढ़ाई में कंटिन्यू रखूँगा और उस पढ़ाई के बल पर जहाँ तक संभव हो आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। ओके। तो ये थे रमेश सर, जिन्होंने अपनी बहुत नॉलेजेबल बात से शायद आप लोगों को हेल्प किया होगा कि किस तरह से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, बहुत सारे असफलताओं के बाद इन्हें सफलता मिली और किस तरह से इन्होंने सभी सफलता की कुंजी बताई आप लोगों के सामने। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।